नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापति मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं प्राचीन राजस्थान का इतिहास और प्राचीन राजस्थान के इतिहास में चल रहे हैं शिलालेख जो आज कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, जो अपन ने लेवल ले रखा है यानी जो राजस्थान से संबंधित भर्ती जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, महिला सुपरवाइजर, रोडवेज विभाग, बिजली विभाग और वन रक्षक और प्री बीएड और प्री बीएसटीसी राजस्थान से संबंधित सभी भर्तियों में अपने वीडियो है जो कारगर साबित होंगे। अपन आज जो अभिलेखों में चर्चा कर रहे हैं वो अभिलेख होगा अपना फारसी अभिलेख। फारसी अभिलेख दोस्तों, एक बात और भी कह सकते हैं, यानी कल वाले में अपन ने जो अभिलेख हैं वैसे जो अभिलेख जो पढ़ रहे थे उनमें फारसी के अलावा जो अभिलेख पढ़ रहे थे उनमें एक दो अभिलेख और बच गए हैं जो आज इसी में कंप्लीट अपन कर लेंगे। उस्तरा वगैरह बचे रहे हैं। अब जो दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं सबसे पहले ध्यान रहे, यानी एक अभिलेख पढ़ेंगे उसका नाम है अजमेर का लेख। कौन सा लेख पढ़ेंगे? अजमेर लेख। फारसी में एक लेख पढ़ेंगे उसका नाम है अजमेर लेख। दोस्तों, जो ये अजमेर लेख है ये अजमेर लेख 1200 ईस्वी का है। कब का है? 1200 ईस्वी का है। तो ध्यान रहे आपको, अजमेर लेख कब का है? 1200 ईस्वी का है। ये अजमेर के अंदर 2.5 दिन के झोंपड़े के दूसरे गुंबद के पीछे की ओर लगा हुआ है। ये अजमेर का लेख जो है 2.5 दिन के झोंपड़े के दूसरे गुंबद के पीछे की ओर लगा हुआ है। इस अभिलेख में अपन कह सकते हैं एक अबू बकर नाम के आदमी का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि अबू बकर नाम के आदमी ने यहाँ पर मस्जिद निर्माण करने की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये फारसी भाषा में लिखा हुआ राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है अजमेर का लेख। यह फारसी भाषा में लिखा हुआ राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है अजमेर का लेख। दोस्तों, इसी में कह सकते हैं अपन कह सकते हैं कि प्राचीन समय में 2.5 दिन का जो झोंपड़े की चर्चा कर रहे हैं, प्राचीन समय यानी चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ की यदि बात करते हैं, विग्रहराज चतुर्थ को विसल देव भी कहा जाता था। विग्रहराज चतुर्थ ने यहाँ पर एक सरस्वती कंठाभरण नामक एक पाठशाला का निर्माण करवाया था। अब पाठशाला के बाद में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़वाकर यहाँ पर इसको 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया था। दोस्तों, ये 2.5 दिन में बना नहीं है। इसमें क्या है कि यहाँ पर पंजाब साहिब पीर का 2.5 दिन का उर्स यानी मेला लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, इस अभिलेख की अपन बात करते हैं। सबसे पहले अजमेर का अभिलेख आप समझिएगा। अजमेर के अभिलेख 1200 ईस्वी का है और इसमें अपन कह सकते हैं फारसी भाषा में लिखा हुआ राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। लिखेंगे फारसी भाषा में लिखा हुआ राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है या सबसे पुराना कह सके प्राचीनतम लेख है। दोस्तों, एक बात तो ये याद रखेंगे। दूसरी बात, यह अभिलेख या यह लेख 2.5 दिन के झोंपड़े के दूसरे गुंबद के पीछे की ओर लगा है या पीछे की तरफ लगा है। 2.5 दिन के झोंपड़े के गुंबद का दूसरे गुंबद का पीछे की साइड में यह अभिलेख लगा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें या इस लेख में अबू बकर नाम के एक व्यक्ति अबू बकर नाम के एक व्यक्ति की जानकारी मिलती है। अबू बकर नाम के एक व्यक्ति की जानकारी मिलती है जिससे कहा जाता है कि इसी आदमी ने मस्जिद का निर्माण करवाया था या इसी के नेतृत्व में जानकारी मिलती है। इसी अबू बकर के नेतृत्व में, अबू बकर के नेतृत्व में मस्जिद निर्माण का उल्लेख। तो दोस्तों, ध्यान रहे आपको अजमेर के लेख में यानी राजस्थान का प्राचीन कह सकते हैं कि फारसी भाषा में लिखा हुआ सबसे प्राचीनतम अभिलेख 1200 ईस्वी का है। फारसी भाषा में लिखा हुआ राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है ये। और दूसरे बात में कह सकते हैं 2.5 दिन का जो झोंपड़ा बना है उसके दूसरे गुंबद के पीछे की तरफ में लगा हुआ है।
इसमें एक अबू बकर नाम के एक आदमी का जिक्र मिलता है और कहते हैं कि अबू बकर के नेतृत्व में क्या किया गया था, यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करने की हमें जानकारी मिलती है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो अगला जो अभिलेख की दोस्तों अपन बात करते हैं उसके बारे में कह सकते हैं दरगाह बाजार की मस्जिद का लेख। कौन सा हो जाएगा? दरगाह बाजार की मस्जिद लेख। दरगाह बाजार की मस्जिद लेख अगला अभिलेख कौन सा हो जाएगा? दरगाह बाजार की मस्जिद लेख, जो 1652 ईस्वी का माना जाता है। कब का माना जाता है? 1652 ईस्वी का माना जाता है दोस्तों। ये भी दरगाह बाजार की मस्जिद का लेख कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। इसमें कह सकते हैं इसका जो निर्माण है, अपन कह सकते हैं इसका निर्माण संगीतज्ञ तानसेन की पुत्री जो थी तिलोकदी, उसने करवाया था। यानी कह सकते हैं कि यह अजमेर में है। ये लेख कहां पर है दोस्तों? ये लेख कहां पर है? अजमेर में है। दूसरा कहेंगे इसका समय काल 1652 ईस्वी है। ठीक है। तीसरा क्या कहेंगे? इसमें कहेंगे इसका निर्माण या मस्जिद का निर्माण संगीतज्ञ तानसेन की पुत्री तिलोकदी ने करवाया। ऐसी जानकारी दोस्तों हमें यहां से मिलती है कि दरगाह बाजार मस्जिद का लेख जो है दोस्तों ये अजमेर में है। इसका समय काल 1652 है। इसका निर्माण, इस मस्जिद का निर्माण संगीतज्ञ जो तानसेन हुआ था उसकी पुत्री का नाम है तिलोकदी, इसने करवाने का हमें जानकारी यहां से प्राप्त होती है। दोस्तों जो नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं उसके बारे में अपन कह सकते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे अपन चर्चा करते हैं। ले लिया वो दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। अगले जो नेक्स्ट अभिलेखों की फारसी अभिलेख दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं। फारसी अभिलेखों की चर्चा अपनी जो चल रही है इसमें जो सिर्फ आप इनका स्थान याद रखें, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं, स्थान पूछे जाते हैं भाई कौन सा अभिलेख कहां पर है, तो आप इसका स्थान याद रखें। अगला जो अभिलेख दोस्तों अपना होगा यानी दाई पीर या दाई बी पीर की दरगाह का लेख, यानी दाई बी पीर की दरगाह का लेख अपन कह सकते हैं। ऐसा नाम मिलेगा दोस्तों, ये थोड़े नाम अटपटे हैं। दाई बी पीर दरगाह का लेख, दाई बी पीर की दरगाह का लेख दोस्तों, ऐसी जानकारी हमें यहां से मिलती है। ये जो लेख है दोस्तों ये 1325 ईस्वी का माना जाता है। 1325 ईस्वी का दाई बी पीर दरगाह का जो लेख है ये कब का है? 1325 ईस्वी का है दोस्तों। ये स्थान कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है और चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद भी मिलता है। इसमें चित्तौड़गढ़ का नाम क्या मिलता है? खिजराबाद नाम मिलता है। तो दोस्तों पूछ लिया जाए कि चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद नाम किस फारसी अभिलेख में मिलता है, तो कहेंगे दाई बी पीर दरगाह के लेख में चित्तौड़गढ़ का नाम है खिजराबाद मिलता है। तो सबसे पहले बात इसका समय काल जो है, समय काल कह सकते हैं दोस्तों 1325 ईस्वी। कब का कहेंगे? 1325 ईस्वी। ध्यान रहे समय काल कब का है? 1325 ईस्वी। नेक्स्ट यह चित्तौड़गढ़ में बना है, यह चित्तौड़गढ़ में है। बस आप मेरे साथ साथ में नोट करते रहें, चित्तौड़गढ़ में बना है। इसमें चित्तौड़गढ़ का नाम क्या मिलता है दोस्तों? खिजराबाद मिलता है, खिजराबाद मिलता है। तो ये बात आप ध्यान में रखें दोस्तों। दाई बी पीर की दरगाह का जो लेख है दोस्तों ये 1325 ईस्वी का है। स्थान कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ का नाम इसमें क्या मिलता है दोस्तों? खिजराबाद मिलता है। आपको ध्यान हो तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का नाम जो बदला था, यानी 1303 की विजय के बाद में जो यहाँ पर जो नाम बदलता है उस नाम का नाम अपने बेटे के नाम पर खिजराबाद नाम रखता है। यानी दोस्तों कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था ये
भारत का ऐसा सम्राट था जिसने कम तोलने के बदले और उसी व्यक्ति का उतना ही मांस काटने जैसे नियम भी लगा दिए थे, ऐसी जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। अगला जो लेख की बात करेंगे दोस्तों, लिखेंगे जहांगीर लेख। कौन सा लेख पढ़ेंगे? जहांगीर लेख। अगले जो लेख की बात करेंगे, अगला जो लेख अपने पास में आएगा जहांगीर लेख। जहांगीर लेख दोस्तों, जो जहांगीर लेख की अपन चर्चा करेंगे, जहांगीर जो लेख है ये लगभग 1615 ईस्वी का है। कब का है ये? इसका समय काल है, अपन कह सकते हैं इसका जो समय काल है दोस्तों, समय काल 1615 ईस्वी मिलता है। कब का मिलता है? 1615 ईस्वी का जहांगीर लेख का समय काल मिलता है, जो पुष्कर अजमेर से मिला है। कहां से मिला है? पुष्कर अजमेर से मिलता है। इसमें महाराणा जो अमर सिंह हुए थे, इसमें महाराणा जो अमर सिंह हुए थे, महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह, और अमर सिंह के पुत्र हुए थे करण सिंह। यानी महाराणा अमर सिंह पर जहांगीर की विजय की जानकारी मिलती है। महाराणा जो संधि होती है दोस्तों, कहते हैं कि जहांगीर ने यहाँ पर अजमेर के अंदर मुगल दरबार लगाया था और इधर मेवाड़ पर बार बार में आक्रमण कर रहा था, तो जहांगीर का पुत्र वहां पर गया हुआ था खुर्रम, और खुर्रम और अमर सिंह के पुत्र कहते हैं कि करण सिंह के मध्य संधि होती है। उस संधि से नाराज होकर अमर सिंह कहाँ चले जाते हैं? गंगोदभव स्थान अहड़ के निकट उदयपुर चले जाते हैं और 1620 तक वहीं जीवन यापन अपना करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपन देखते हैं इसी लेख के अंदर यदि चर्चा करें तो अपन कह सकते हैं ये जो लेख है कहां पर मिला है? यह है पुष्कर अजमेर से मिला, या पुष्कर अजमेर में है। दूसरी बात, इसमें मेवाड़ शासक अमर सिंह प्रथम व अमर सिंह प्रथम पर जहांगीर विजय की, जहांगीर की लिखना दोस्तों, जहांगीर की विजय की जानकारी। वैसे दोस्तों कोई युद्ध में विजय नहीं हुई थी, ये सिर्फ संधि की गई थी। 1615 के अंदर क्या कर ली गई थी? संधि कर ली गई थी। बार बार में आक्रमण से परेशान होकर अमर सिंह के पुत्र करण सिंह ने संधि कर ली थी, ऐसी जानकारी मिलती है दोस्तों। तो अगला जो लेख की अपन चर्चा करेंगे, यानी अपना जो था जहांगीर लेख, कौन सा लेख था? जहांगीर लेख। समय काल 1615, यह पुष्कर अजमेर से मिला है और इसमें अमर सिंह प्रथम पर जहांगीर की क्या मिलती है? विजय की जानकारी हमें मिलती है। कुछ संधियां जो रखी थी, संधियों में कुछ शर्त रखी थी कि हम हमारी पुत्रियों के विवाह में मुगलों के साथ नहीं करेंगे, और हमारा जो राजा है वो आपके दरबार में उपस्थित नहीं होगा, और चित्तौड़ दुर्ग वापस दिया जाए, इस प्रकार की कुछ शर्तें रखी थी। तो दोस्तों जो नेक्स्ट अभिलेख की अपन चर्चा कर रहे हैं वो अभिलेख होगा बरबंद का लेख। कौन सा लेख होगा? बरबंद का लेख। बरबंद का लेख जो दोस्तों है ये अपन कह सकते हैं बरबंद गांव ब्याना तहसील भरतपुर के अंदर पड़ता है। बरबंद का जो लेख है दोस्तों, कौन से अभिलेख की बात करेंगे? बरबंद का लेख। बरबंद लेख, बरबंद लेख दोस्तों, जो बरबंद लेख है ये बरबंद गांव ब्याना तहसील भरतपुर के अंदर पड़ता है, जो 1613-1614 ईस्वी का माना जाता है। अपन कह सकते हैं ये कब का है? 1613-1614 ईस्वी का माना जाता है। ये ब्याना तहसील भरतपुर के अंदर पड़ता है। इस लेख में अपन क्या कह सकते हैं? इस लेख के अंदर अपने को मिलता है मुगल बादशाह हुआ था एक अकबर, मुगल बादशाह अकबर हुआ था, जिसने राजस्थान के अंदर अपन कह सकते हैं सर्वप्रथम राजस्थान के शासकों ने, अपन कह सकते हैं आमेर के शासक बारमल ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, और अपनी पुत्री हरकाबाई जिसे मरियम उज जमानी कहा जाता है उसका विवाह किसके साथ में किया था? 1562 के अंदर अकबर के साथ में कर दिया था। तो इसी लेख के अंदर यानी बरबंद के लेख के अंदर उन्हीं की जानकारी मिलती है। अपन कह सकते हैं मुगल बादशाह अकबर की बेगम मरियम उज जमानी के द्वारा यहाँ पर क्या निर्माण करने का उल्लेख मिलता है? बाग व बावड़ी निर्माण करने का उल्लेख मिलता है। यानी मुगल बादशाह अकबर की बेगम मरियम उज जमानी द्वारा यहाँ पर बाग व अपन कह सकते हैं बावड़ी निर्माण करने की जानकारी हमें यहां से मिलती है। ये जो लेख है दोस्तों जहांगीर के शासन काल का है। ये लेख कब का है? जहांगीर के शासन काल का है, 1613-14 ईस्वी का। तो आइए हम इसकी बात करते हैं, यानी बरबंद गांव, बरबंद गांव
ब्याना तहसील, ब्याना तहसील भरतपुर से मिला। ये लेख कहां से मिला था? बरबंद गांव ब्याना तहसील भरतपुर से मिला। यह लेख जहांगीर के काल का है, जहांगीर के काल का है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें मुगल बादशाह है अकबर की बेगम या पत्नी, बेगम कहा जाता है दोस्तों मुस्लिमों में, अकबर की बेगम मरियम, मरियम उज जमानी के द्वारा यहां पर बाग व बावड़ी निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ध्यान रहे, बरबंद के लेख में मैंने आपको बताया है कब का है, 1613 से 14 ईस्वी का है। बरबंद कहां पर पड़ता है दोस्तों? ब्याना तहसील भरतपुर के अंदर पड़ता है। किसके समय का है? जहांगीर के समय का है। इसमें मुगल बादशाह जो अकबर है उसकी पत्नी है मरियम बेगम है, मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी द्वारा यहां पर बाग और बावड़ी निर्माण करने की जानकारी मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। अगली बात पढ़ेंगे, आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। अब जो दोस्तों अगला जो पढ़ेंगे ये साहबाद का लेख पढ़ेंगे। कौन सा लेख पढ़ेंगे? यानी दो लेखों को साथ में विभाजन कर लेते हैं। एक तो पढ़ेंगे साहबाद का लेख, साहबाद का लेख, साहबाद का लेख। दोस्तों जो साहबाद का लेख और दूसरा जो लेख पढ़ेंगे तारागढ़ का लेख, तारागढ़ का लेख। चलो अभी अपन एक एक करके देखते हैं शाहबाद का लेख और तारागढ़ का लेख। जो दोस्तों शाहबाद का लेख है यह लगभग 1679 ईस्वी का है और जो तारागढ़ का लेख है ये लगभग 1813 ईस्वी का माना जाता है। यानी शाहबाद का जो लेख है इसके यदि दोस्तों लिखेंगे समय काल, यानी कब का है, यानी कहेंगे समय काल, समय काल कहेंगे 1679 ईस्वी का है। कब का है दोस्तों? 1679 ईस्वी का है। सबसे पहली बात शाहबाद स्थान या शाहबाद लेख कहां से मिला था? शाहबाद 12 से मिला था। कहां से मिला था? शाहबाद 12 से मिला था। दूसरी बात तारागढ़ लेख जो है ये कहां से मिला था दोस्तों? तारागढ़ लेख में अपन कह सकते हैं मियर सैयद हुसैन की जो तारागढ़ के जो दुर्ग हैं दोस्तों, ये दो दुर्ग हैं, उल्लेख मिलता है कि एक तो बूंदी में है और दूसरा कहां पर है? अजमेर के अंदर है। ये 1813 ईस्वी का लेख है। ये कब का है दोस्तों? ये 1813 ईस्वी का है, 1813 ईस्वी का है। तो ध्यान रहे दोस्तों शाहबाद का लेख की यदि स्थान की बात करें तो स्थान में लिखेंगे, स्थान में लिखेंगे साहबाद, साहबाद 12। साहबाद स्थान कहां पड़ता है? 12 में पड़ता है दोस्तों। इसका स्थान है शाहबाद, 12 से मिला था। इसमें कह सकते हैं दोस्तों इसमें मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा कर वसूली का उल्लेख मिलता है। इसमें मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा कर वसूली का उल्लेख। दोस्तों औरंगजेब बड़ा ही खतरनाक शासक था। औरंगजेब ने सिखों के गुरु तेग बहादुर को ब्लेडों से उसके शरीर पर आयत खुदवा दिए थे। औरंगजेब ऐसा निर्दयी शासक था, कह सकते हैं कि औरंगजेब ने मतलब जीवित व्यक्तियों को जिंदा मस्जिदों में चिनवा दिए थे, ऐसी जानकारी मिलती है। बीच रास्ते में मारने की जानकारी मिलती है। एक एक करके बोटी काटने की औरंगजेब के समय काल की जानकारी मिलती है। और औरंगजेब का उल्लेख कुछ ऐसा भी मिलता है दोस्तों कि औरंगजेब ने मतलब आजीवन अपना खर्च स्वयं टोपी बीनकर चलाया था, ऐसी जानकारी भी हमें यहाँ मिलती है। तो जो तारागढ़ का लेख है इसमें कह सकते हैं तारागढ़ की जो मस्जिद है, यानी तारागढ़ की सैयद हुसैन
की दरगाह में लगा है, यानी इस ये कहां पर लगा है, तारागढ़ की सैयद हुसैन दरगाह में लगा है। तारागढ़ की सैयद हुसैन दरगाह में लगा है दोस्तों। इसमें राव गुमानजी सिंधिया ने मस्जिद निर्माण करने की जानकारी भी मिलती है। लिखते हैं कि इसमें राव गुमानजी सिंधिया द्वारा मस्जिद निर्माण करने की जानकारी भी मिलती है। इसमें राव गुमानजी सिंधिया द्वारा मस्जिद निर्माण की जानकारी। तो दोस्तों ध्यान रहे, कुछ और भी लेख हैं, उनको अपन एक साथ में लिख के और फिर उसको अध्ययन करेंगे, क्योंकि अब छोटे छोटे एक एक लाइन के लेख बचे हैं। तारागढ़ लेख 1813 ईस्वी का है। तारागढ़ सैयद हुसैन की दरगाह के अंदर लगा है। राव गुमानजी सिंधिया द्वारा यहाँ पर मस्जिद निर्माण करने का उल्लेख मिलता है। बादशाह शाहबाद का लेख जो है समयकाल 1679 है, शाहबाद 12 में पड़ता है। इसमें औरंगजेब के द्वारा कर वसूली की जानकारी हमें मिलती है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों आगे अपन एक साथ लिख के उनकी बातें करते हैं, छोटे छोटे हैं, ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब, यानी अगले जो लेख, जो छोटे छोटे लेख जो अपने पास में बचे हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जो अगला जो लेख अपने पास में आ रहा है वो है शाहजहानी मस्जिद का लेख। शाहजहानी मस्जिद का लेख 1637 ईस्वी का है और कहां से मिला था, अजमेर से मिला था। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। दूसरी बात, कनकाती मस्जिद का लेख 1641 में कहां से मिला था दोस्तों, नागौर से मिला था। इसका निर्माण जमाल शाह ने करवाया था। और मकराना की बावड़ी का लेख 1651 में, इसमें तत्कालीन जाति प्रथा की बोध की जानकारी मिलती है। दोस्तों जाति प्रथा बोध क्या होता है कि एक मुगल सेनापति कह सकते हैं मिर्जा अली बेग ने कहा था कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो नीच जाति के लोगों के साथ में कुएं से पानी ना भरें। इस प्रकार की जाति प्रथा की बोध की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है, मकराना अभिलेख से हमें इस प्रकार की जाति प्रथा की जानकारी मिलती है। अगला है दोस्तों शाहजहानी दरवाजा लेख 1654 का, जो कहां से मिला है, अजमेर से मिला है। शाहजहां ने मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध करने की जानकारी मिलती है। ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें शाहजहां ने मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया, तो कहेंगे शाहजहानी दरवाजा लेख 1654 पर अंकित है। और ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें तत्कालीन जाति प्रथा की बोध की जानकारी मिलती है, मकराना बावड़ी का लेख के अंदर। दोस्तों अगला जो है अमरपुर अभिलेख 1655 का, नागौर से मिला है। इसमें चौहान वंश के धर्म परिवर्तन की जानकारी मिलती है। ऐसा कौन सा फारसी अभिलेख है जिसमें चौहान वंश की धर्म परिवर्तन की जानकारी मिलती है, अमरपुर अभिलेख। बांकलिया लेख 1670 का, यह भी नागौर से मिला है। इसमें औरंगजेब की धर्म परिवर्तन जैसी घटना प्रचलित थी, ऐसी जानकारी मिलती है कि 1670 के समय में औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन जैसी घटना चला रखी थी। अगला है दोस्तों जामी मस्जिद का लेख 1807 से 1808 की जानकारी मिलती है, यानी कह सकते हैं कि मेड़ता नागौर से मिलता है। इस मस्जिद का निर्माण कार्य जो किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों, यानी ये लेख तो 1807 और 1808 का है, लेकिन इस मस्जिद के निर्माण कार्य शुरुआती की जानकारी मिलती है कि औरंगजेब ने शुरू किया था। जामा मस्जिद लेख दोस्तों कहां पर है, भरतपुर में 1845 की है। इसमें भरतपुर के शासकों की धर्म सहिष्णुता की जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। सांबर जो मस्जिद का लेख है दोस्तों 1672 से 1698 के मध्य का माना है, जयपुर से है। और इसमें औरंगजेब ने मंदिर की जगह मस्जिद बनवाने जैसी घटना इसके ऊपर लिखी हुई है दोस्तों। तो कुछ उसके काल के बात की है, तो वहां से जो लिखवाते हैं उस चीज के बारे में वहां पर जानकारी दी गई है। जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ ये जानकारी जैसे मतलब आने वाली पीढ़ी में कि वो टीचर था उसने ऐसे पढ़ाया था, तो उनकी जो पीढ़ियां हैं वो पीछे की बातें लिखवा देती हैं, तो ऐसी जानकारी भी यहां से मिलती है। तो ध्यान रहे, शाहजहानी मस्जिद का लेख 1637 अजमेर का, कनकाती मस्जिद का लेख 1641 नागौर का, और मकराना की बावड़ी का लेख और तत्कालीन जाति प्रथा की बोध की जानकारी, शाहजहानी दरवाजा का लेख 1654 अजमेर का, इसमें मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध शाहजहां द्वारा, अमरपुर का लेख 1655 नागौर का, इसमें चौहानों के धर्म परिवर्तन की जानकारी, बांकलिया लेख 1670 नागौर में, जामी मस्जिद लेख मेड़ता नागौर में, और जामा मस्जिद लेख
1845 भरतपुर का, जिसमें भरतपुर के शासकों की धर्म सहिष्णुता की जानकारी मिलती है। सांबर मस्जिद लेख 1672 से 98 यानी जयपुर का, इसमें कहते हैं कि औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़ो अभियान के दौरान मंदिर तोड़कर मस्जिद जो बनवाए थे, और इधर अपन कह सकते हैं राजस्थान में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने मस्जिद तोड़ो और मंदिर बनाओ जैसे अभियान भी चलाए थे इसके विरुद्ध में। तो दोस्तों जानकारी के लिए ये इतनी जानकारी फारसी अभिलेखों में अपने को मिलती है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और कल के अभिलेखों में अपने 2 लेख बचे हुए हैं, उनकी बात करते हैं दोस्तों, फिर ये कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे जो कल के जो बचे हुए लेख हैं उनकी जानकारी लेते हैं। 1-2 लेख जो दोस्तों कल छूट गए थे सामान्य में, फारसी अभिलेख अपने कंप्लीट हो गए हैं, और अब अपन जो अपने बचे हुए लेख हैं उनकी अपन इसी में जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। फारसी अभिलेखों के बाद में अपना एक अभिलेख बचा था दोस्तों, उसकी यदि चर्चा करें तो अपने पास में कह सकते हैं इग्नोड़ा लेख। कौन सा लेख बचा था? इग्नोड़ा लेख। सबसे पहले बात दोस्तों, इग्नोड़ा लेख की यदि अपन चर्चा करते हैं, इग्नोड़ा लेख डूंगरपुर का है और यह लगभग 1133 ईस्वी का माना है। यानी इग्नोड़ा लेख कहाँ का है? डूंगरपुर का है। यह लगभग 1133 ईस्वी का माना गया है। यह मोरन नदी में मिला है या मोरन नदी में मिला है। मोरन नदी के अंदर कहा जाता है कि 5 शिवलिंग पहले दिखाई देते थे, वर्तमान में 1 ही शिवलिंग दिखाई देता है। ऐसी जानकारी भी हमें यहाँ से मिलता है। ये अभिलेख है जो दोस्तों कहा जाता है कि प्रतिहार कालीन माना गया है। इस अभिलेख को किस कालीन माना गया है? प्रतिहार कालीन अभिलेख माना गया है। इसके लेखक जो हैं वो कायस्थ कलहण उत्कीर्ण साजन के द्वारा किया गया था दोस्तों। और उत्कीर्ण करने के बाद में यहाँ पर एक जानकारी और भी मिलती है कि यहाँ पर एक अगासिया गांव पड़ता है दोस्तों। क्या कौन सा गांव पड़ता है? अगासिया गांव पड़ता है, जहां पर कहते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी को अगासिया जो गांव है ये गोरेश्वर महादेव मंदिर को भेंट करने की जानकारी मिलती है इस अभिलेख से। यानी कह सकते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी को अगासिया गांव गोरेश्वर महादेव मंदिर को भेंट करने की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है दोस्तों? इग्नोड़ा अभिलेख से मिलती है। ये 1133 ईस्वी का है और इसका 1133 ईस्वी का है और इसका स्थान कहाँ से मिला है दोस्तों? ये डूंगरपुर, ये डूंगरपुर से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों? डूंगरपुर से मिला है, ऐसी जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। तो इग्नोड़ा लेख में सबसे पहले बात अपन कहेंगे यह प्रतिहार कालीन, इसे प्रतिहार कालीन माना है, इसे प्रतिहार कालीन माना है। तो दोस्तों ये 1133 ईस्वी में हमें मिला है और इसे किस काल का माना है? प्रतिहार कालीन माना है। इसको जो लेखक की दोस्तों यदि बात करें, इसका जो लेखक की अपन बात करें तो लेखक में क्या कहेंगे? कायस्थ कलहण। और यदि दोस्तों इसके उत्कीर्णकर्ता की बात करेंगे, उत्कीर्ण किसने किया था दोस्तों? तो कहेंगे साजन नाम के एक आदमी ने इसको क्या किया था? उत्कीर्ण किया था। किसने किया था? साजन ने इसको क्या किया था? उत्कीर्ण। इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें दोस्तों हमें एक जानकारी मिलती है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, इसमें हमें जानकारी मिलती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, इसमें जानकारी मिलती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को अगासिया गांव को गोरेश्वर मंदिर को भेंट करने की जानकारी, ये आगासिया गांव को गोरेश्वर मंदिर को भेंट कर दिया था, ऐसी जानकारी मिलती है। इग्नोड़ा लेख 1133 डूंगरपुर से मिला है, प्रतिहार कालीन माना है, लेखक है कायस्थ कलहण और उत्कीर्ण किया है साजन ने। इसमें आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आगासिया गांव को गोरेश्वर मंदिर डूंगरपुर को भेंट करने की जानकारी मिलती है दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगली बात करते हैं। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। अब 2 अपन एक साथ में ही पढ़ेंगे, अगले 2 अपन एक साथ में ही पढ़ेंगे दोस्तों। यानी एक तो है अपन कह सकते हैं उस्त्रा की देवली का लेख, एक तो कौन सा हो जाएगा? उस्त्रा की
देवली का लेख, उस्तरा की देवली का लेख। और दूसरा तो दोस्तों उस्तरा की स्मारक का लेख, उस्तरा की स्मारक का लेख। ये दोस्तों जोधपुर में पड़ता है उस्तरा स्थान। कहां पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। ये उस्तरा की देवली का जो लेख है दोस्तों ये 1181 ईस्वी का है, और उस्तरा की स्मारक का जो लेख है ये 1192 ईस्वी का माना जाता है। यानी दोस्तों अपन उस्तरा की स्मारक या उस्तरा की देवली के जो लेख की यदि अपन चर्चा करते हैं तो उसमें कह सकते हैं उस्तरा गांव जोधपुर से ये अभिलेख मिला था। इसमें गुहिल वंशीय एक राजा हुआ था जिसका नाम था निहुण। गुहिल वंशीय निहुण जो राजा हुआ था, और उनके साथ उनकी रानियों की सती होने की जानकारी मिलती है। उनके साथ उनकी रानियों की सती होने की हमें जानकारी मिलती है। दूसरी बात दोस्तों उस्तरा के स्मारक का जो लेख मिलता है उसमें अपन ये कह सकते हैं ये भी जोधपुर से मिल रहा है, स्मारक का लेख मिला है। और इसमें गुहिल वंशीय राजा मोटीश्वरा के साथ उसकी मोहिली रानी की सती होने की जानकारी मिलती है। सती होने की जानकारी है दोनों में, यानी दोनों में आप याद रखेंगे कि उस्तरा की देवली का जो लेख है 1181 ईस्वी का माना गया है। इसमें गुहिल वंशीय राणा निहुण पाल के साथ उसकी रानी सती होने का उल्लेख मिलता है। और इसमें उस्तरा की स्मारक का जो लेख मिला है इसमें कह सकते हैं गुहिल वंशीय राजा मोटीश्वरा के साथ में उसकी रानी मोहल्ली रानी के सती होने की जानकारी मिलती है। दोस्तों मोहल्ली भी एक चौहान वंश की शाखा है दोस्तों। यानी उस्तरा की देवली का लेख, इसका समय काल लिख लेंगे। समय काल दोस्तों 1181 ईस्वी कब का है? 1181 ईस्वी का माना गया है। और इसमें क्या जानकारी मिलती है, ये कहाँ का है दोस्तों? तो कहेंगे उस्तरा गांव जोधपुर। कहाँ का है? उस्तरा गांव जोधपुर। इसमें गुहिल शासक निहुण पाल के साथ उसकी रानी के सती होने की जानकारी मिलती है दोस्तों। उस्तरा लेख ये इसका दोस्तों समय काल लिखेंगे 1192। कब का है? 1192 का है। और ये भी स्थान लिखेंगे दोस्तों, इसका स्थान कहां पर है? ये उस्तरा गांव कहां पड़ता है दोस्तों? जोधपुर में पड़ता है। इसमें भी यही गुहिल वंशीय अपन कह सकते हैं गुहिल वंशीय राजा मोटीश्वरा, इसमें गुहिल वंशीय शासक मोटीश्वरा के साथ उसकी मोहिली रानी के सती होने की जानकारी। बस दोस्तों इतनी सी बात और उसमें आपको ऐड करनी है। उस्तरा की देवली का लेख समय काल 1181, उस्तरा के स्मारक का लेख समय काल 1192, उस्तरा जोधपुर में पड़ता है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं सुरेंद्र प्रजापत। मेरी क्लास यदि आपको पसंद आ रही है दोस्तों तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज अपने अभिलेख, शिलालेख या प्रशस्ति जो भी थी सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों।